Assalamualaikum grano talibilmo yudalbian tatuturita pakpil channel ke har kale waima nanba mong the 9th class unit 3 wayu और द सबक नुमदे कायद अ ग्रेट लीडर यानी कि कायद एक अजीम रहनुमा दा सबक जमंग पाकिस्तान बाबा कौम कायद आज़म बारा के दे अखबार के पदे सबक के सखबर शवी दी दीवारा के बा मंगा जकड़ को नराजे दे सबक को शुरुआत को It was August 7th, 1947 when a silver aircraft circled over the airport at Madipur, Karachi. ये 7 अगस्त 1947 का दिन था जब एक चांदनी रंग के हवाई जहाज ने कराची के माड़ीपुर अड्डे के ऊपर चक्कर लगाया। सिल्वर कहते हैं चांदनी के रंग का और एयरक्राफ्ट कहते हैं हवाई जहाज को। सर्कल की माना इर्द गिर्द जाना या चक्कर काटना। It was watched by a vast, excited crowd while smoothly landing. जब ये आहिस्तगी से या आराम के साथ उतर रहा था तो इसे एक पुरजोश और वसी हुजूम ने देखा। वास्ट कहते हैं वसी को दूर तक फैला हुआ और एक्साइटेड कहते हैं पुरजोश को। क्राउड हुजूम यानी कि ढेर ज़्यादा खल्क और स्मूथली का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता या हमवारी के साथ। लैंड उतरना, जब जहाज आसमान से जमीन पर उतरता है तो इसे कहते हैं लैंड। फर्स्ट टू स्टेप आउट ऑफ द एरोप्लेन वाज द डिग्निफाइड मैन वियरिंग अ प्योर व्हाइट शेरवानी। जहाज से पहला कदम निकालने वाला एक दराज कद और मुअज़्ज़ज़ शख्स था कि जिसने खालिस सफेद रंग की शेरवानी पहनी हुई थी। टाल कहते हैं दराज कद को यानी कि लंबा और डिग्निफाइड कहते हैं मुअज़्ज़ज़ को यानी कि इज्जतदार को। प्योर कहते हैं खालिस को। As soon as he appeared, the whole crowd roared with one voice, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अपीयर का मतलब होता है नमूदार होना, नजर आना। जैसे ही वो नमूदार हुआ तो पूरा का पूरा हुजूम एक ही आवाज में चिल्ला उठा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। रोर की माना चीखना या चिल्लाना या गरजना और वॉइस कहते हैं आवाज को। एंड एवरीवन पुश्ड फॉरवर्ड टू वेलकम हिम टू गेट एज क्लोज टू हिम एज पॉसिबल इन ऑर्डर टू सी हिम क्लियरली। और हर एक आदमी उसे खुशामदीद कहने के लिए और उसे वाज़े तौर पर देखने के लिए जितना मुमकिन था आगे बढ़ा। पुश यानी कि धक्के देना, यानी कि हर एक इंसान दूसरों को धक्के देता रहा और आगे बढ़ता रहा। वेलकम का मतलब होता है खुशामदीद और पॉसिबल का मतलब होता है मुमकिन होना और क्लियरली का मतलब होता है वाज़े तौर पर। फॉर हियर वाज देयर ग्रेट लीडर कायद आज़म, द फाउंडर एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ देयर न्यू कंट्री। क्योंकि यहाँ पर कायद आज़म था जो कि इनके नए मुल्क का बानी और पहला गवर्नर जनरल भी था। फाउंडर का मतलब होता है बानी। Here was their leader who had won Pakistan for them, मोहम्मद अली जिन्ना। यहाँ पर उनका वो रहनुमा था कि जिसने उनके लिए पाकिस्तान जीता था, ये मोहम्मद अली जिन्ना था। कायद आज़म का अपना नाम जो था वो क्या था? वो मोहम्मद अली जिन्ना था। As he drove through the great sea of people that stretched from the airport to the city, जैसे ही वो लोगों के उस अजीम समंदर में आगे बढ़ा जो एयरपोर्ट से शहर तक फैला हुआ था। ड्रो यानी कि ड्राइव का सेकंड फॉर्म है, यानी कि वो गाड़ी में बैठा और इन लोगों के दरमियान में से गुजरने लगा कि जो एयरपोर्ट से शहर तक फैले हुए थे। स्ट्रेच के माना पहला हुआ होना। थ्रू ऑल द चीयर्स एंड टीयर्स ऑफ जॉय, वो लोग खुशी से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। एंड द नेवर एंडिंग स्लोगन्स ऑफ पाकिस्तान जिंदाबाद, और वो कभी ना खत्म होने वाले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। चीयर का मतलब होता है खुशी से चीखना, खुशी से चिल्लाना और टीयर का मतलब होता है आंसू। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं और स्लोगन का मतलब होता है नारा। यानी कि वो लोग जिनकी आंखों में खुशी के आंसू थे, जो खुशी से चिल्ला रहे थे और कभी ना खत्म होने वाले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, तो जैसे ही कायद आज़म गाड़ी में बैठकर इन लोगों के दरमियान में से गुजरने लगा, द कायद शोड नो साइंस ऑफ हिज फीलिंग्स, तो
कायद आज़म ने अपने एहसासात का कोई इजहार नहीं किया। फीलिंग्स कहते हैं एहसासात को, साइन कहते हैं इजहार या अलामत। तो कायद ने यह नहीं दिखाया कि आया मैं खुश हूँ, उदास हूँ, परेशान हूँ, पुरजोश हूँ। ये सारी फीलिंग्स, ऐसे किसी भी फीलिंग्स का इजहार कायद आज़म ने नहीं किया। ही रियली डिड सो, ऐसा वो कभी कभार ही करते थे, यानी कि ऐसा बहुत कम होते थे कि कायद आज़म अपने एहसासात को छुपाते थे, यानी कि उनको जाहिर नहीं करते थे। रियरली का मतलब होता है कभी कभार। If he felt pride or joy in what he had done, he did not let anybody see it. अगर उसने अपने किए हुए काम पर कभी खुशी या फख्र महसूस की तो ये खुशी या फख्र उसने किसी को देखने नहीं दी। प्राइड कहते हैं फख्र को और जॉय कहते हैं खुशी को। Through all the excitement of those first days in the life of the young nation, the man who had made it possible remained calm, serious and sober. Excitement कहते हैं जोश व खरोश। इस नई कौम के जिंदगी के इब्तिदाई दिनों के जोश व खरोश के दौरान वो आदमी के जिसने यह सब कुछ मुमकिन बनाया था, वो खामोश, संजीदा और पुरसकून रहा। यानी कि इस नए कौम के जो जिंदगी के इब्तिदाई दिन थे कि जिसमें वो बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे थे, जुलूसे निकाल रहे थे, पार्टियां मना रहे थे, ये सारे एक्साइटमेंट जोश और खरोश के दिन थे। लेकिन ये जोश और खरोश के दिन जिसकी वजह से मुमकिन हुए थे, यानी कि कायद आज़म, वो खामोश, संजीदा और पुरसकून रहा। यानी कि इसने इसी तरह के पार्टी या जोश और खरोश में हिस्सा नहीं लिया। वो सीरियस, सोबर और काम क्यों रहा, अब ये आपको किताब वाला बता रहा है। Perhaps he was thinking of the millions of people who had become homeless when India and Pakistan became separate countries. शायद कि वो उन लाखों लोगों के बारे में सोच रहा था कि जो बेघर बन गए जब इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग ममालिक बन गए। Perhaps कहते हैं शायद को, और होमलेस कहते हैं बेघर, और सेपरेट कहते हैं अलग। यानी कि शायद वो इसलिए खामोश था, इसलिए पुरसकून था और इसलिए संजीदा था कि वो उन लोगों के बारे में सोच रहा था कि जो बेघर हो गए थे जब इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग ममालिक बन गए। यानी कि जो लोग इंडिया से पाकिस्तान आए तो उनके पास तो कोई घर नहीं थे, वो यहाँ पर खीमों में, टेंटों में रह रहे थे। तो शायद कि कायद आज़म के पास उनकी फिक्र थी, इसलिए वो इन जोश और खरोश में शामिल नहीं हो रहा था। Perhaps he was thinking of the thousands who were being attacked and killed on the roads and railways as they tried to reach their homeland. शायद कि वो उन हजारों लोगों के बारे में सोच रहा था कि जिन पर हमले हो रहे थे और जो सड़कों पर और रेलगाड़ियों में कत्ल हो रहे थे कि जब उन्होंने अपने वतन पहुंचने की कोशिश की। यानी कि जब इंडिया से पाकिस्तान लोग आ रहे थे, हिजरत कर रहे थे, तो सड़कों पर इंतजार कर रहे थे गाड़ियों का, या लोग रेलगाड़ियों में बैठे हुए थे, तब इंडिया के लोग वहां पर आते, उनको कत्ल करते, उन पर हमले करते। तो शायद कायद आज़म उन लोगों के बारे में सोच रहा था। दलता प्रदेश सबक के जो पैराग्राफ थे जिद्दी के तकरीबन 15 सेंटेंसेस दी दा पैराग्राफ पढ़ेरो किताबों के मौजूद नवी जमा पे किताब किश्ता और 10 अलकान बवी चिदागी हम किताब के बाद मौजूद भी नजर दा पैराग्राफ हम वाइमा कस्तासो पे किताब के दा पैराग्राफ मौजूद नवी मुतासो दा वीडियो खैर दे लग मख के गए। पाकिस्तान फर्स्ट ईयर वाज टेरिबल, पाकिस्तान का पहला साल खौफनाक था। टेरिबल कहते हैं खौफनाक को। 500,000 इंडियन मुस्लिम्स वर ईदर किल्ड और इम्प्रिजन्ड, 5 लाख हिंदुस्तानी मुसलमानों को या तो कत्ल किया गया और या इन्हें कैद किया गया। इम्प्रिजन का मतलब होता है कैद करना। 6.5 million people left their homes and took refuge in पाकिस्तान, 65 लाख लोगों ने अपना घर बार छोड़ा और उन्होंने पाकिस्तान में पनाह ली। ड्यू टू इंडियन एट्रोसिटीज, हिंदुस्तानी मजालिम की वजह से। एट्रोसिटी कहते हैं जुल्म को, रिफ्यूज कहते हैं पनाह को। कायद आज़म वाज शॉक्ड एट दीज हैपनिंग्स, कायद आज़म इन वाक़ियात पर शदीद सदमे में था। यानी कि ये वाक़ियात जब कायद आज़म ने देखे तो इंतहाई हैरान हुआ, इंतहाई सदमे में था। डिस्पाइट दिस
he extended the hand of friendship towards India. इसके बावजूद उसने इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया. extend के माना बढ़ाना, despite का मतलब होता है बावजूद. with view that enemy of today may be friend of tomorrow. इस ख्याल के साथ कि शायद आज का दुश्मन कल का दोस्त बन जाए. There was much in those days of violence to sadden Jinnah. उन तशद्दुद के दिनों में कायद को उदास करने के लिए बहुत कुछ था. यानी ऐसे बहुत से वाकयात थे, बहुत सी चीजें थे जो कायद आज़म को उदास करने के लिए काफी थे. सैडन का मतलब होता है उदास करना, और वायलेंस कहते हैं तशद्दुद को, जुल्म को, जबरदस्ती को. He was a man of very strong feelings, जो कि बहुत मजबूत एहसासात का मालिक था. जो लोग मजबूत एहसासात के मालिक होते हैं वो जल्दी गुस्सा नहीं होते, वो जल्दी खुश नहीं होते, वो जल्दी यानी कि नाराज नहीं होते. तो कायद आज़म भी मजबूत एहसासात का मालिक था. इसके बावजूद उसे उदास करने के लिए बहुत सारी चीजें थी. Although he rarely showed it, अगरचे वो अपने एहसासात का इजहार बहुत कम करता था, अपनी फीलिंग्स को बहुत कम शो करता था. Yet those who were close to him on Independence Day, फिर भी वो लोग जो आज़ादी के दिन कायद आज़म के करीब थे. क्लोज का मतलब यहाँ पर है करीब होना, यट का मतलब होता है फिर भी, और इंडिपेंडेंस का मतलब होता है आज़ादी. Sometimes saw for a few moments a happier man. कभी कभार चंद लम्हों के लिए एक खुशहाल आदमी को देखा. यानी कि जो लोग आज़ादी के दिन कायद आज़म के करीब थे उन्होंने कभी कभार चंद लम्हों के लिए पहले से खुशहाल इंसान को देखा. यानी कि कायद आज़म की खुशी उन लोगों ने देखी जो आज़ादी के दिन उनके करीब थे. Once he went to the balcony of the governor house. एक मर्तबा वो गवर्नर हाउस के बालाखाने में चला गया. बैल्कनी कहते हैं बालाखाने को, जिस तरह आप तस्वीर में देख सकते हो. From where he could see without being seen. जहां से उनको देखे बगैर वो देख सकता था. यानी कि वहां से वो लोगों को तो देख सकता था लेकिन लोग उसे नहीं देख सकते थे. And as he looked on the crowd still cheering in the streets. और जैसे ही उन्होंने लोगों को देखा जो अभी भी गलियों में खुशी से चीख रहे थे या चिल्ला रहे थे. He smiled. तो वो मुस्कुराया. In that smile could be seen a warm-hearted man behind the stern कायद आज़म. स्टर्न का मतलब होता है सख्त, और warm-hearted का मतलब होता है हमदर्द या नरम दिल. इस मुस्कुराहट में सख्त कायद आज़म के पीछे एक नरम दिल इंसान को देखा जा सकता था. यानी कि इस वक्त जब कायद आज़म मुस्कुराया तो इससे पता चलता है कि कायद आज़म एक नरम दिल इंसान था. मोहम्मद अली जिन्ना was at this time tired and far from well. उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना थका हुआ था और बीमार था. far from well कहते हैं बीमार होना. But he had the satisfaction of knowing that the greater part of his work was done. लेकिन उसको ये जानते हुए इत्मीनान था कि उसके काम का ज्यादातर हिस्सा मुकम्मल हो गया है. सेटिस्फैक्शन कहते हैं इत्मीनान को, सुकून को, और नो कहते हैं जानना. यानी कि उसको ये बात जानते हुए इत्मीनान था, सुकून था कि उसका जो काम था यानी कि पाकिस्तान बनाना वो ज्यादातर मुकम्मल हो गया है. यानी कि पाकिस्तान तो मुकम्मल हो गया था लेकिन पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना ये अभी तक बाकी था. तो ज्यादातर तो उसका काम मुकम्मल हो गया था. तो इस वजह से कायद आज़म थोड़ा सा मुतमईन था, उसको थोड़ा सा इत्मीनान था, हालांकि वो काफी थका हुआ था और वो काफी बीमार भी था. By the force of his determination and leadership, आपके अज़म और क़यादत की बदौलत, लीडरशिप कहते हैं क़यादत को और डिटर्मिनेशन कहते हैं अज़म को, यानी कि पक्का इरादा. तो आपके अज़म और क़यादत की बदौलत A people who had once been a defeated group, वो लोग जो कभी एक छोटा शिकस्त खोरदा ग्रोह हुआ करता था, यानी कि वो लोग जिनको पहले शिकस्त मिली हुई थी, जिन्होंने पहले शिकस्त खाई थी. With little to hope for, और जिनको बहुत कम उम्मीद थी कि उन्हें कोई आज़ादी मिलेगी. In an empire ruled by a foreign power, और वो एक ऐसे सल्तनत में रह रहे थे कि जिन पर गैर मुल्की लोग हुकूमत कर रहे थे. फॉरेन का मतलब होता है गैर मुल्की, एम्पायर का मतलब होता है सल्तनत. had become the greatest of the Muslim states, और सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क, and fifth largest nation in the world,
और पूरी दुनिया में 5वां सबसे बड़ा कौम बन गया था। यानी कि आपकी क़यादत और अज़म की बदौलत वो लोग जो कभी एक छोटा सा शिकस्त खोरदा गिरोह हुआ करते थे और जिनको बहुत कम उम्मीद थी आज़ादी हासिल करने की, और वो एक ऐसे सल्तनत में भी रह रहे थे कि जिन पर गैर मुल्क की हुकूमत कर रहे थे, यानी कि उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया पर इंग्लैंड की हुकूमत थी। तो ऐसी कौम क़ायद-ए-आज़म की अज़म और क़यादत की बदौलत सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क बन गया था और पूरी दुनिया में भी पाकिस्तान 5वां बड़ा कौम बन गया था। अभी तो इस वक्त पाकिस्तान यानी कि इस्लामी दुनिया में सबसे बड़ा नहीं है। इस वक्त सबसे बड़ा जो इस्लामी मुल्क है वो इंडोनेशिया है। इसकी वजह शायद यही है कि उस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही मुल्क था, और जब ये दो अलग ममालिक बन गए तो इनकी आबादी तकसीम हो गई और इसके बाद इंडोनेशिया यानी कि सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क बन गया। लेकिन अभी भी इस वक्त भी पाकिस्तान पूरी दुनिया में 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से। एक साल पहले यानी कि 2019 में ब्राज़ील यानी कि 5वां बड़ा मुल्क था, लेकिन पाकिस्तान अब 5वां बड़ा मुल्क है और ब्राज़ील अब 6ठा बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से। 70 million people who once had no country to call their own। 70 मिलियन या 7 करोड़ लोग कि जिनका पहले कोई मुल्क नहीं था कि जिसे वो अपना कह सके। had become a nation with great ideals and great faith। वो एक कौम बन गई थी अजीम ख्यालात और अजीम ईमान के साथ। आइडियल्स कहते हैं ख्यालात तसव्वुरात यानी कि ड्रीम्स, और फेथ कहते हैं ईमान को, यानी कि वो एक ऐसी कौम बन गई थी कि जिनका एक मजबूत ईमान था, एक अजीम ईमान था, यानी कि वो एक इस्लामी मुल्क था और इसके ख्यालात, इसके ड्रीम्स वो भी बहुत बड़े थे, वो भी बहुत अजीम थे। A few days after he landed in Karachi, कराची में उतरने के चंद दिन बाद मोहम्मद अली जिन्ना told his people, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने लोगों से कहा, You are free to go to your temples। तो अपनी मंदिरों में जाने के लिए आज़ाद हो। टेम्पल कहते हैं मंदिर को, यानी कि जहाँ पर हिंदू इबादत करते हैं। You are free to go to your mosques। तो अपनी मसाजिद में जाने के लिए आज़ाद हो, और to any other place of worship in this state of पाकिस्तान, या इस रियासत पाकिस्तान में किसी भी दूसरी इबादत की जगह में जाने के लिए आज़ाद हो। मॉस्क कहते हैं मस्जिद को, और वर्शिप का मतलब है इबादत। यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन और कास्ट। तुम्हारा ताल्लुक किसी भी मजहब या ज़ात से हो सकता है। रिलीजन का मतलब होता है मजहब और कास्ट का मतलब होता है ज़ात, यानी कि मुसलमानों में तो ज़ात ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये ज़ात सिस्टम ये हिंदुओं में ज़्यादा मौजूद है। वी आर ऑल सिटीजन्स ऑफ वन स्टेट। हम सब एक ही रियासत के शहरी हैं, यानी कि तुम्हारा ताल्लुक किसी भी मजहब या किसी भी ज़ात से हो सकता है। हम सब यहाँ पर एक ही रियासत के शहरी हैं। सिटीजन का मतलब होता है शहरी। He was of course reminding them of the Prophet sallallahu alaihi wasallam teaching that all men are equal in the eyes of Allah। वो उन्हें बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात याद दिला रहा था कि तमाम लोग अल्लाह की नज़र में बराबर हैं। रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना, और टीचिंग का मतलब होता है तालीमात, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इस्लाम ने जो कुछ हमें सिखाया है। इक्वल का मतलब होता है बराबर, और आइज़ का मतलब यहाँ पर है नज़र में। जी ग्राम तालिब इल्मो दाओ द 9th क्लास यूनिट 3 यानी कि कायद अ ग्रेट लीडर जमा उम्मीद है तासो बदा सबक यानी कि द ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन तरबा तासो खुशी भी का तासो ता सब मसला भी सवाल भी क्वेश्चन भी न तासो कमेंट के माना तपोस का विषय दबदरा जवाब दरगोमा डेरा डेरा मंदना।